हेलो, क्या हालचाल आप लोगों का। बोलिए हमारे साथ एक बार महादेव का नाम। हर हर महादेव। बात समझ में आ गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग क्योंकि बाकी और जो हेडिंग्स थे मैंने पढ़ रखे हैं। मानव में पोषण कैसे होता है, उत्सर्जन पढ़ रखा है और पाचन पढ़ रखा है और हमने हृदय के बारे में पढ़ रखा है और सब कुछ हमने पढ़ रखा है। बाकी जय प्रकरण का यही लास्ट टॉपिक बच गया था। ठीक है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, धमाल हमेशा मचना चाहिए। ठीक है, तो सब लोग एक साथ कीजिएगा हर हर महादेव। और ये हम लोग का टॉपिक जो है ना, इसको शुरू करने से पहले हम एक बात आपको बता दें कि ये जो वीडियो है केवल एक ही पर्पज से बनाया गया है कि आप लोग अच्छे से जो इनकम्प्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अधूरा छोड़ना हमारा काम नहीं है। अब छूट गया तो उसको पूरा करना मेरा तो काम बनता है, फर्ज बनता है नहीं, तो उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश 199.99%। माँ का भरोसा, डेंटिस्ट का सुझाव, नंबर 1 ब्रांड क्या, कोलगेट। समझ में आ गया। तो इसको शुरू करते हैं और देखते हैं पौधों में पोषण कैसे होता है। अब पौधों में पोषण तो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीखेंगे और उसको समझेंगे कि पौधों में परिवहन भी कैसे होता है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपको लिखवाए गए हैं इसको बराबर आप याद कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे और क्या कर लेंगे इसको। और एक बार आप लोग किताब को भी मेंशन कर लीजिएगा, किताब में भी एकदम बिल्कुल बराबर पढ़ लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और जो भी डाउट होता है आपको, जो भी अगर दिक्कत होती है उसको आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, बराबर लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और अपने पूरे फ्रेंड्स को भी भेज दीजिएगा कि सर आ गए हैं, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन धमाल मचा रहे, यूट्यूब पर जिंदाबाद। समझ में आएगा, अमित सर जिंदाबाद। तो देखते हैं पौधों में पोषण क्या होता है। पौधों में पोषण समझते ही मान, ये देखते ही मान हमें दिमाग में आना चाहिए कि पौधों के पोषण में ये कैसे होता है। पौधे भी क्या वृद्धि करते हैं क्या, पौधे भी क्या खाते पीते हैं क्या। हाँ, जाहिर सी बात खाते हैं, उसमें कई प्रकार के पौधे भी आ जाते हैं। इसमें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, 11th में जाएंगे तब पढ़ेंगे क्या, मॉस, फर्न और ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, समझ में आएगा, टेरिडोफाइटा, इन सब के बारे में समझेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम थोड़ा सा उसका बेसिक समझते हैं कि पौधों में पोषण कैसे होता है और कुछ इसके बारे में परिवहन के भी बारे में बताएंगे। समझ में क्या, तो समझिए। सबसे पहले समझेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। ये जब चैप्टर शुरू होता है जैव प्रक्रम, समझ में आएगा, सम्मिलित रूप से अनुच्छेद का काम करने वाले को जैव प्रक्रम कहते हैं। तो उसमें दो वर्ड्स और आते हैं, कौन कौन, सजीव और निर्जीव आते हैं। सजीव का मतलब क्या होता है, वे सभी सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जिसमें क्या होता है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी प्रक्रियाएं होती है या क्रियाएं होती है, घटना घटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। बात समझो, एग्जाम्पल देखिएगा, जंतु और पौधे, इधर लिख रखा है जंतु और पौधे, समझ में आ गए। और निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं वे सभी वस्तुएं निर्जीव कहलाती हैं जिनमें क्या होता है, ना तो कोई आवश्यक कार्य संपन्न करने की क्षमता विकसित नहीं होती है। लाइक दैट, ये हम हैं तो सजीव है, ये माइक क्या है, निर्जीव है, ये हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल पावर लगा इसलिए ये काम कर रहा है, बोलने की रिकॉर्डिंग को क्षमता करके उसको एक्स्ट्रा पावर में सुना रहा है। समझ में आ गया। इसमें आते हैं चट्टान आ गया, मिट्टी आ गया, लकड़ी आ गया, पत्थर आ गया, मिट्टी, समझ में आ गया। ये सब क्या होते हैं, निर्जीव वस्तु होते हैं। क्या होती है, निर्जीव वस्तु होती है। समझ में आ गया ना, बराबर। अब समझते हैं सजीव और निर्जीव में डिफरेंस समझते हैं। ये पेपर में पूछ सकता है कि सजीव और निर्जीव में हमें अंतर समझाइए, तो आप लोग क्या कहेंगे, सजीव क्या करते हैं, पोषण करते हैं, निर्जीव पोषण नहीं करते हैं। सजीव श्वसन करते हैं, हाँ, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। सजीव जनन करते हैं, हाँ, निर्जीव स्वजनन नहीं करते। समझ में गए। सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीव वृद्धि नहीं करते। आपने धातु और अधातु पढ़ रखा होगा, धातु और धातु पढ़े होंगे, तो उसमें क्या बात आती है कि जो जैसे मैंने बोला कि धातु में आघात और दृढ़ता का गुण होता है, पीटने पर टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है, ये जिसको पीटने पर क्या होता है, ये फैलता है। वैसे लकड़ी का होता है, पीट देंगे तो टूट जाता है। लकड़ी को हम इसमें थोड़े थोड़े तोड़ देते हैं तो छोटे छोटे खंड में होता है, टूट जाता है। इसमें आघात और दृढ़ता फैलने का गुण नहीं होता है। निर्जीव मतलब क्या होता है, वृद्धि नहीं करता है। सजीव क्या करते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, समझना क्या, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ। अब बताइए, जो हमारा स्टैंड है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्या वो भी जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। अगर वो चल गया समझो क्या हो गया, सजीव हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। इसलिए हमेशा पृथ्वी पर हो तो कुछ ना कुछ खोज करते रहो। समझ में आ गया। हाँ, दुनिया को हमेशा नई चीज देते रहो, ये चीज लो ये चीज लो। तो स्थान परिवर्तन कौन करते हैं, सजीव, निर्जीव नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया, चुटकुले। तो स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं कौन, निर्जीव। अब निर्जीव जब समझते बात तो हम थोड़ा सा बात करते हैं पौधों में जो पोषण था, ये पोषण के प्रकार आ गए। पौधों में पोषण के प्रकार कौन होते हैं, स्वपोषी पोषण और ये विषम पोषी पोषण। क्योंकि स्वपोषी पोषण के बारे में आप लोग जानते हैं, कहते हैं ना कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने की प्रक्रिया कहाँ से होती है, कहते हैं सूर्य से प्रकाश संश्लेषण करता है। समझ में आएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये इसमें एक
अजैव पदार्थ पाए जाते हैं। स्वपोषी पदार्थ, स्वपोषी पोषण में क्या पाए जाते हैं? अजैव पदार्थ। तो पूछा जाए कि स्वपोषी पोषण कैसे बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के कारण बनाते हैं। बात समझ में आ गई? प्रकाश संश्लेषण। तो अजैव पदार्थ बोला जाए कि निम्न में से, ये सब यहाँ पर ऑप्शनल भी बनेंगे, आपको थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बनेंगे। पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्न में से अजैव पदार्थ कौन कौन से हैं। बोल दिया गया CO2 है, पानी है, सूर्य है, इनमें से कोई नहीं है या सभी हैं। तो आपको ध्यान रख करके आंसर को टिक करना है। समझ में गया? CO2 पानी सूर्य मिलने से क्या बनता है? हरा पौधा। हरा पौधा का मतलब क्या होता है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पेड़ पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। और एक स्टार पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता से फोटोसिंथेसिस क्या होती है? पूरी होती है। तो कार्बन मतलब C हो गया, और ऊर्जा मतलब एनर्जी की बात कर रही है। इन दोनों के मिलने से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कंप्लीट होता है। बात समझ में आ गई? तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से, मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, ध्यान लिखवा रखा है, समझ लो। समझ में गया? अब हमारे पास जैसे सुविधा है हम आपको वैसे ही दे पाएंगे, अब ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो ये देख लीजिएगा पोषण के प्रकार, स्वपोषी मैंने क्या क्या बताया। ठीक है, अगला आता है आपका विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में क्या होता है? मृत जो भी मतलब कि इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कितने भागों में? बहुत ही सुंदर बोलिएगा। अगर कोई पूछेगा कि विषम पोषी कितने भागों में बांटा, बोलेंगे बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर बोलोगे 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 3 होते हैं। समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा। पहला कौन होता है? मृत जीवी होता है, जिसमें कौन कौन आता है? कवक आता है ना? उसके बाद बैक्टीरिया आता है। मृत जीवी में कौन आता है? कवक आता है, बैक्टीरिया आता है। और कवक के बारे में तो जानते ही होंगे, है ना? फंगस जिसे बोलते हैं। और बैक्टीरिया मतलब ये कई बीमारियों को भी उत्पन्न करता है। वैसे पर कौन सी बैक्टीरिया? दही में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस होता है, बैक्टीरिया ही होता है। समझ में आएगा? फफूंदी, कवक पड़ जाना, रोटी पर, ब्रेड पर पड़ जाना, समझ रहे हो ना? ये मृत जीवी में आते हैं। ये मतलब मरे हुए होते हैं। क्या होते हैं? मरे हुए, मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को बनाते, उसे कहते हैं मृत जीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब होता है दूसरे पर डिपेंड रहने वाला। परजीवी को समझने के लिए क्या करते हैं, समझो। हम लोग के बाल में क्या होते हैं? वो जू पाए जाते, लीच क्या कहते हैं उसको? जुआ मान लो, जुआ। समझ में आया? हाँ, समझ गए ना? हाँ हाँ। तो ये जो जुआ है ना, मतलब जो हमारे सर में जुआ पाए जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है। मतलब वो क्या है? परजीवी है। क्या है? परजीवी। वो हमारे ऊपर डिपेंड है। मलेरिया, मलेरिया सब प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में क्या होता है? मच्छर जब काटता है ना, तो मच्छर को काटने पर क्या होता है? तुम्हारे ब्लड में जाता है, उसकी स्किन रहता है, उसके ऊपर क्या होता है? WBC RBC पर अटैक करता है। उसके बाद फिर उसमें से नए नए फिर और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। फिर एक समय आएगा परिपक्व होकर के क्या होता है? फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। तो उसमें और भी प्लाज्मोडियम उत्पन्न हो जाते हैं, और पूरे हमारे ब्लड में क्या होते हैं? सर्कुलेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें मलेरिया नामक बीमारी का क्या करना पड़ता है? वाह, सामना करना पड़ता है। परजीवी समझ में आ गया? प्राणी संघ क्या होता है? अमीबा होता है, मेंढक होता है, मनुष्य होता है। प्राणी के समान जो होते हैं विषम पोषी जीव, उसे कौन सा कहते हैं? अमीबा कहते हैं, मेंढक होते हैं, मनुष्य होते हैं। हमने मनुष्यों के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है ना? पाचन से लेकर के श्वसन, श्वसन से लेकर उत्सर्जन तक पढ़ रखा है। परिसंचरण और दोहरा सब कुछ पढ़ रखा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो देखिए, अब प्राणी सब में एक आती है अमीबा। इस अमीबा का जो आपको चार्ट बनाना है ना, ये आपको बुक से बनाना है। कहाँ से बनाना है? बुक से बनाना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हमें अमीबा को भी बारे में अच्छे से समझाइए, तो हम उसको अच्छे से एक अलग वीडियो में उसको कंप्लीट करके देंगे। बात समझ में आ गया? कंप्लीट। थैंक यू सर। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप लोग बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ सर। ठीक है। अब पौधों में पोषण में बात आती है कि जो फोटोसिंथेसिस की बात हो रही थी, प्रकाश संश्लेषण में CO2 पानी सूर्य से बनते थे हरे पौधे। समझ में आ गया? हरे पौधे बनते थे। ठीक है। तो कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता से फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होती है? पूरी होती है। तो इसको समझते हैं कि कैसे पूरी होती है। ध्यान रखिएगा कि जो CO2 मतलब की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं CO2, उस CO2 की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? वो 6 होने चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6। और ये 12 H2O मतलब कि जल के 12 अणु। कितने? जल के 12 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मैंने फिटकरी बोल दिया K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राश कंटेनिंग 24 H2O। तो बताओ उसमें जल के कितने अणु है? फिटकरी में 24 है। बस समझ रहे हो? देखो ये मैंने लिख दिया ना, K2SO4 Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस कंटेनिंग 24 H2O। समझ में? अब ये समझो कि जल के इसमें 24 अणु है ना? हाँ, वैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु है, और फोटोसिंथेसिस सॉरी
पानी के कितने अणु हैं? 12 मिला करके बनता है क्लोरोफिल। अभी सोचो क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सुनाई दिया? हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। कौन पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का फॉर्मूला लिखेंगे पूरा क्या क्या है? 6CO2 + 12H2O, जिसमें 6 अणु कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और 12 अणु कौन होते हैं? जल अकेले होते हैं। सोच लो। अब इसके बाद क्या होता है? ग्लूकोज। अब इनकी जब हम क्रिया कराते हैं साथ में मिलाकर के तो बनता है ग्लूकोज, जिसे कहते हैं C6H12O6 होता है और 6 O2, जिसमें से ऑक्सीजन के अणु कितने हो गए? 6 हो गए। और यहाँ पर कितने हैं? पानी फिर से 6 में डिवाइड हो गया। बात कंप्लीट हो गई। ये बात रिएक्शन याद रखिएगा हमेशा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, किसमें? स्वपोषी पोषण में। बात समझ में आ गई? ठीक, अच्छी बात है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो हम आगे चलते हैं कि स्टार पॉइंट्स को कुछ नोट करते हैं। स्टार पॉइंट हमारा हमेशा आदत होता है कि हम स्टार पॉइंट को हमेशा बराबर ध्यान देते हैं और लिखवाते हैं कि जो कि बच्चों को एग्जाम की नजर में होता है। समझ आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक। अब समझते हैं अगला जो पॉइंट्स है। तो स्टार में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मतलब कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा। जल अणुओं का H2 व O2 में अपघटन होता है। जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? अपघटन। ये सबके सब ऑप्शनल क्वेश्चन बन रहे हैं या तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? अपघटन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात क्या कईयों बार ध्यान रखना है आप लोगों को कि जितनी बार जो चीजें समझ लो स्टार या इंपॉर्टेंट में बताया जाए उसको समझिएगा कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे एक नंबर में पूछ सकता है, चाहे ऑप्शन में पूछ सकता है, चाहे अति लघु उत्तरीय में, चाहे लघु उत्तरीय में क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा। अगला क्या है स्टार पॉइंट? CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो रहा है। अपघटन अलग होता है, अपचयन अलग होता है। समझ में गया? ये आपको कौन बताए होंगे? केमिस्ट्री वाले सब बताते हैं अपघटन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। बात समझ में गई? अगला, अब पौधों में पोषण को पढ़ते पढ़ते हम लोग को एक बात मिल जाती है, क्लोरोप्लास्ट और रंध्र। सर ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हम लोग तो जानते हैं सर, पेड़ पौधे जो पत्तियां होती है वो हरी होती है क्लोरोफिल के द्वारा। तो बीच में क्लोरोप्लास्ट टांग कहाँ चढ़ा रहा है ना? तुम लोग बोलो हाँ, समझ गए? हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट को समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जैसे बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरे रंग के बिंदु का होता है। मतलब ये एक हरे रंग का बिंदु के आकार का होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में हरे रंग का बिंदु के आकार का होता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया? अगला, ये बिंदु क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। मतलब कि मान लिया जाए, मैंने बोला कि ठीक है, ऐसे क्या होते हैं? पत्ती होती है। क्या होती है? पत्ती होती है। क्या होती है बाबू? पत्ती होती है। तो पत्तियों में से क्या होते हैं? हरे हरे क्या होते हैं? छोटे छोटे बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। जो बिंदु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? और ये पत्तियों में पाए जाते हैं और इन्हीं बिंदुओं को हम लोग क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग मतलब समझते हो? जैसे मैंने बोला कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी का होता है और RER होता है, SER होता है और ER होता है। समझ में गया? और रसधानियां होता है। ये सब जितने भी होते हैं वो पादप कोशिका क्या होते हैं? सब कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग। ऐसे ही इनके क्लोरोप्लास्ट के कोशिकांग पूछा जाता है, हरे रंग के बिंदु होती हैं उसमें। समझ में गया? और उन्हें जो बिंदु होती है उनमें कौन उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। लो भैया, बात आ गई इसकी। क्लोरोफिल होते हैं। कहाँ होते हैं? उन क्लोरोप्लास्ट के जो बिंदु आकार के पत्तियों में पाए जाते हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। समझ में आ गया? अब ध्यान सुनो, जब यहाँ पर मैंने पढ़ लिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो देखो एक बात ये भी फिर से देखो कि मैंने जैसे जैसे जिन टॉपिक को समझा रहा हूँ, जिन टॉपिक को बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही नोट्स में क्या करना है? मेंशन करना है। ये नहीं कि पहले इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो, फिर इसको, ऐसे नहीं। मैं जैसे कह रहा हूँ इसको ऐसे लिखो, पहले इसको ऐसे करो, फिर इसको ऐसे करो, फिर इसको ऐसे पढ़ो, फिर यहाँ से। समझ में आ गया? मैं बताऊंगा कब किसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं रंध्र के। ओहो सर, मजा आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट तो मैंने समझ लिया, अब समझेंगे हम लोग रंध्र क्या होता है। क्या और तैयार हो? यस सर, तैयार है। रंध्र क्या होता है? स्टोमेटा जिसे कहते हैं रंध्र। समझ में आ गया? तो रंध्र में क्या होता है? पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तो जो पत्ती का सतह होता है उसमें क्या पाया जाता है? सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है। समझ में आ गया?
अब ये पत्ती की सतह पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, तो उन्हें में क्या बोलते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है। जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, रंध्र पाए जाते हैं, जो गैसों का क्या करते हैं, आदान और प्रदान करते हैं, और प्रदान करते हैं और आदान, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब बाहर छोड़ना। समझ में आ गया। कौन, ये पत्ती के सतह पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं रंध्र के द्वारा। और ये गैसों का वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी रंध्र के द्वारा ही होती है। सब के सब ऑप्शनल और थ्योरेटिकल हैं। अगर ऑप्शनल पूछता है जिसमें से लो, और थ्योरेटिकल पूछता है तो पूरा का पूरा चिपका दो, काम खत्म, बोल दो टाटा एंड बाय बाय, कंप्लीट। तुरंत में क्या करना है आपको, बोलना है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं और चारों ओर रंध्र की क्या पाए जाते हैं, कोशिका पाई जाती है। समझ में आ गया। और जो ये क्या करते हैं, खुलने और बंद के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन, जो छिद्र पाए जाते हैं रंध्र के, ये रंध्र का काम ही होता है खुलने और बंद करने का उत्तरदायी होता है। समझ में आ गया। जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। डन है। अच्छा, अब समझते हैं सर पौधों में परिवहन क्या होती है। क्या, पौधों में परिवहन क्या होती है। जब हम पौधों के परिवहन के बारे में जब समझते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। समझ में, जैसे मान लो कोई एक ट्रक है, ट्रक में महाराष्ट्र के कंपनियों से माल कैरी हुआ, वहां से उठाया गया, लाया गया, मथुरा लाया गया, उत्तर प्रदेश लाया गया, बनारस में लाया गया, कानपुर छोड़ा गया। तो जो भी सामान वहां से उठाया लाया जा रहा है तो ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से परिवहन, इसलिए कहते हैं ना परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है। कौन है, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है। तो यहाँ पर परिवहन मंत्री कौन चला रहा है, पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है, पौधों में विसरण की दिशा होती है। ऐसे हम ड्राइवरों को भी, हम ड्राइवर तो है नहीं, ड्राइवर्स जो होते हैं उनको भी दिशा पता होता है, किधर नागपुर है, किधर कानपुर है, किधर उगापुर है, किधर काशी है, किधर मथुरा है, किधर प्रयागराज है, किधर अयोध्या है। बात समझ में आ गया। तो एक दिशा में चलते हैं। तो ये पौधों में क्या होता है, विसरण की दिशा होती है। क्या होती है, पौधों में विसरण की दिशा होती है। मिट्टी से जल को उठा करके ऊपर लेकर जाना, फिर वहां से O2 CO2 प्रकाश के द्वारा ग्रहण करके नीचे तक लाना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करके तब विसरण की दिशा कहलाती है। बात समझ में आ गई। जैसे एक ट्रक ड्राइवर होता है, वहां से माल को उठाया, टोल टैक्स से टोल रोड आरंभ, यहाँ वहाँ टीका लगाया, टिकट लिया, बॉर्डर घुसा, टैक्स भरा, तब वो न आया। वैसे ही पौधों में विसरण की दिशा होती है। ऐसे ही हम नारियल का पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि नारियल का पानी पीने के लिए हमें बहुत सारी चुनौतियों का, हमें नहीं, पेड़ पौधे जो नारियल के होते हैं उनको बहुत सामना करना पड़ता है। मैं बता दूं आप लोग को कि सोच लीजिए एक सरसों का जो पादप होता है, वो एक सरसों का पादप उगने के लिए कम से कम उसे एक बार में 5 लीटर पानी, इसलिए 5 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। सोच लो कि खेत में, सरसों के खेत में कितनी बार पानी डाला जाता है। सरसों सगिया वाला गाना नहीं है, समझ में आएगा। और सरसों तब उगता है। अब सोचो इतना मत, अब जैसे मैंने बोल दिया कि एक नारियल का पेड़ है, हमें वहां तक पानी को पहुंचाना है। अब हम अपने हिसाब से समझिए कि अगर मान लीजिए 15वें मंजिला पर हमें 1 बाल्टी पानी लेकर जाना है, समझ में गए। इसके बारे में हम तो 2-3 तालाब नहीं लेकर जाकर थक जाते हो गए। अब सोचो 15 में, तो उसका कई बार अगर हम 3-4 बार चक्कर मारेंगे तो भी हमें उतना मेहनत कम पड़ेगी। सोच लो ये कितने मेहनत से नीचे से ऊपर पानी लेकर के जाते हैं। इस इमेज को आप लोग किताब में देख करके देखिएगा अच्छे से ध्यान से, ठीक है। तो पौधों में क्या होती है, विसरण की दिशा होती है। ये क्लास 11th में पढ़ने को आपको बहुत अच्छे से मिलेगा डिटेल से, ठीक है। पौधों में श्वसन रात्रि को कैसे होता है, CO2 निकलता है रात्रि में और O2 क्या करता है, ग्रहण करता है। इसलिए कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे मत सोइए, चुड़ैल आती है, नहीं आती है। आप CO2 छोड़ेगा, है ना, जब तुम सोए हो, है ना, रात में क्या हो, खटिया पे सोए से ताव से घोड़र घोड़र कर रहे हो मच्छरदानी लगा करके, ठीक है। अब फिर पीपल क्या करेगा, CO2 क्या करेगा, छोड़ना शुरू करेगा, और तुम्हारे तरफ से अगल बगल जितने भी है सब O2 क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। मूवी में नहीं देखते हवा जाता है, सुन सन 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 हवा जाती है ना, सुई सुई हवा जाती है ना, समझो। अब ये क्या करते हैं, रात को दिन में क्या होता है, CO2 को निकाल देता है और O2 को क्या कर लेता है, ग्रहण। अब तुम्हारा अंदर से O2 कैसे खींच लगे, पाइप लगा के, समझ रहे हो ना, ऐसे खींच लगा, खत्म कहानी। तो तुम कहोगे अरे मम्मी सांस फूलता, दादी सांस फूलता, पापा सांस फूलता, तो दादी का कहे तो कह रहे मत जा सोए ना, जो है चुड़ैल होला, का होला, चुड़ैल नहीं होता। तो साइंस वाले ऐसी बात नहीं है, हर जगह अपनी मान्यताएं अलग अलग है, मान्यताएं और धारणाएं अलग अलग होती है, समझे। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया होती है, मतलब कि रात्रि के समय हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे सो चलेगा, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि वो अधिक मात्रा में O2 क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। पौधों में श्वसन दिन के समय में कैसे होता है, CO2 क्या करता है, ग्रहण करता है और O2 को रिलीज करता है, समझ में आ गया। इसलिए देखो, अब बताओ पीपल की देखो 2 तरह से मान्यता उसको दी गई है। दिन में उसकी पूजा होती है, रात में चुड़ैलों से निकलती है। कारण क्या है, ये रहा,
कारण क्या है, ये रहा। अब सोचो दिन में CO2 क्या कर रहा है, रील खींच ले रहा है, और दिन में क्या कर रहा है, O2 को निकाल दे रहा है, CO2 खींच ले रहा है। अब CO2 जब खींच ले रहा है तो बचेगा क्या, O2। तो भैया लो, भैया O2 लो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, धागा बांध देते हैं, रक्षा बांध देते हैं, चुनरी बांधते हैं, दिया जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें देवता जाते आते हैं, पेड़ देवता है, महाराज है, भगवान है, प्रभु है, लेकिन क्या करते हैं, वो हमारे पेड़ हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए काफी क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। इसलिए हम उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पूजा करते हैं। समझ में आएगा। ये O2 को निकालना होता है, पौधों में श्वसन दिन में होती है। बात समझ में आ गई। पौधों में मुख्य 2 संवहन ऊतक पाए जाते हैं। क्या, पौधे में 2 मुख्यतः संवहन ऊतक पाए जाते हैं। कौन, एक जाइलम होता है, फ्लोएम। समझ में आ गया। ठीक बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछता है बार बार। इसको कहते हैं जज। क्या कहते हैं, जज। समझ में आ गया। ज से जाइलम और ज से जल, मतलब जाइलम के द्वारा किसका संवहन किया जाता है, जल का। ऊपर नीचे किसके द्वारा जाता है, जाइलम के द्वारा। अरे पेंट नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब कि मिस्त्री थोड़ी कर रहा हूँ, दीवार में पेंटिंग थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने कहा कि नीचे से जल को लेकर जाया जाता है जाइलम के द्वारा ऊपर। समझ में आ गया। और जितने भी खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं, फ्लोएम के द्वारा। अक्सर क्वेश्चन बोर्ड में क्या पूछ जाता है, जाइलम वाला। बात समझ में आ गई। तो हमें ये आशा होगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल 1080 पिक्सल पे। समझ में आ गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, हेलो, ठीक है। थैंक यू बेटा। सभी लोग को हमारा प्यार भरा आशीर्वाद सभी लोग के साथ है। और एक बात रखिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप अच्छे से नोट्स पर्पज अच्छे से अपने मन से बनाइएगा, ध्यान से अच्छे से। जो भी ना समझा उसको कमेंट कीजिएगा, लेकिन सभी लोग कमेंट करके ही जाना। थैंक यू। हर हर महादेव।